नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम विशेष में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति। चीन ने इन दिनों अपनी सैन्य नीति में बड़े बदलाव किए हैं। पहली बार चीन विदेश में सैन्य अड्डा बना रहा है। सैन्य महाशक्ति बनने की महत्वाकांक्षा के तहत चीन ने जिबूती के लिए सैनिक रवाना कर दिए हैं। सामरिक लिहाज से इस इलाके में चीनी सैनिक अड्डे के कई मायने हैं। दूसरी तरफ चीन ने अपने सैनिकों की तादाद में भारी कटौती का भी ऐलान किया है। चीन करीब 13 लाख सैनिक कम करके प्रशासनिक और ढांचागत खर्चों में कटौती। इसके बदले तकनीक और आधुनिक हथियारों के जरिए मारक क्षमता बढ़ाई जाएगी। विशेष में आज हम दिखाएंगे चीन की सामरिक तैयारियां। हम आपको बताएंगे क्या है चीन की रणनीति, साथ ही बताएंगे चीन आखिर ये सब बदलाव क्यों कर रहा है और भारत को इसे किस तरह से देखना चाहिए। तो शुरू करते हैं आज का विशेष। चीन विदेशों में अपना पहला सैन्य ठिकाना बनाने जा रहा है। पूर्वी अफ्रीका के जिबूती में इस सैन्य अड्डे के लिए चीन ने शिप से सैनिक भेज दिए हैं। शुरू में ऐसा बताया जा रहा था कि ये लॉजिस्टिक बेस होगा, लेकिन इसके बाद ये साफ हो गया कि जिबूती में चीन अपना पहला सैनिक अड्डा बना रहा है। चीन के झांजियांग प्रांत से 2 जहाजों में रवाना हुए सैनिक जिबूती जा रहे हैं। ये पहला मौका है जब चीन विदेश में सैन्य अड्डा बनाने जा रहा है। पोत में कितने सैनिक भेजे गए इसका खुलासा नहीं हुआ, लेकिन नौसेना के अलावा थल सेना के जवानों को भी चीन ने जिबूती के लिए रवाना किया है। हिंद महासागर के रास्ते दोनों जहाज पूर्वी अफ्रीका के जिबूती जाएंगे। चीन ने कहा है कि वो सोमालिया और यमन में मानवीय मदद और शांति अभियानों में लगे नौसैनिकों के लिए लॉजिस्टिक बेस मुहैया करा रहा है। 中国自2008年起派护航编队赴亚丁湾索马里海域开展护航行动。护航编队在执行任务的过程中，官兵休整。 चीन का दावा है कि वो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए ये कदम उठा रहा है और संयुक्त राष्ट्र के मानवीय मिशन के तहत ही उसने ये फैसला लिया है। हालांकि अब ये साफ हो गया है कि ये महज लॉजिस्टिक बेस नहीं है, बल्कि चीन का ये पहला विदेशी सैन्य अड्डा बनने वाला है। इसके बाद चीन ने कहा कि जिबूती में उसके अड्डे से इलाके में शांति और स्थिरता बहाल होगी। माना जा रहा है कि इससे आपातकालीन बचाव और मानवीय मदद के अलावा सैन्य साझेदारी और संयुक्त युद्धाभ्यास को भी चीन अंजाम देने की कोशिश करेगा। 中国军队在吉布提建设保障基地是中吉两国政府经过友好协商做出的决定。基地建成并投入使用，有利于中方。 जिबूती में अमेरिका, जापान, इटली और फ्रांस के सैन्य अड्डे पहले से मौजूद हैं, लेकिन चीन के दखल ने भारत की चिंता बढ़ा दी है। अदन की खाड़ी में स्थित जिबूती में चीन की मौजूदगी के कई मायने निकाले जा रहे हैं। वहीं चीन ने सफाई में कहा है कि जिबूती में सैन्य अड्डे का मतलब ये नहीं निकाला जाना चाहिए कि चीन विस्तारवादी रवैया अपना रहा है। चीन के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि 2008 से ही चीन अदन की खाड़ी में मानवीय मदद के लिए पोत भेजता रहा है, लेकिन मदद बढ़ाने के लिए उसको एक ठिकाने की जरूरत थी। यही वजह है कि जिबूती के साथ उसने समझौता किया, लेकिन दुनिया के कई देश चीन की आगे की रणनीति पर नजर टिकाए हुए हैं। कहते हैं जो वो पायरेसी को कन्फ्रंट करने के लिए है, परंतु हमारे लिए चिंता का विषय है, क्योंकि हम ये देखते हैं जो उनका हमेशा ये प्रयास रहा है, चाहे वो दूसरे देशों के साथ मैत्री संबंध बढ़ाकर या ऐसे अड्डे बनाकर भारत को वो एक घेरे में लाने का प्रयास कर रहा है। चीन बीते 1 साल से जिबूती में इस अड्डे के निर्माण कार्य में लगा हुआ था। जिस बड़े पैमाने पर इसे अंजाम दिया जा रहा था, उसको देखते हुए पहले भी कई लोगों ने दावा किया था कि ये चीन का सैन्य अड्डा बनेगा, लेकिन बीजिंग लगातार इसे लॉजिस्टिक अड्डा बताता रहा। मोहम्मद फातेह टीपू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अफ्रीका के छोटे से देश जिबूती पर कई देशों की नजरें हैं। अमेरिका, फ्रांस, इटली और जापान यहां पहले ही अपना सैन्य अड्डा बनाते हैं, तो वहीं अब चीन भी इस क्लब में शामिल हो गया है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में मौजूद ये देश कई लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है और यही वजह है कि ये तमाम मुल्क जिबूती पर इतना जोर लगा रहे हैं। जिबूती पूर्वी अफ्रीका में बसा एक देश, जिसके आसपास इरिट्रिया, इथियोपिया और सोमालिया जैसे देश हैं। एक तरफ लाल सागर तो दूसरी तरफ अदन की खाड़ी से इसकी सीमाएं लगती हैं।
हिंद महासागर के उत्तर पश्चिमी छोर पर स्थित जिबूती दुनिया के लिए रणनीतिक लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहे जाने वाले इस इलाके में कई देश अपनी पकड़ मजबूत बनाने की कोशिश में सालों से लगे हैं। इथियोपिया में अमेरिका ने सैन्य अड्डा बनाया तो इरिट्रिया में जापान ने, सोमालिया में फ्रांस और इटली दोनों ने सैन्य अड्डा बना रखा है। लेकिन इन सबके सैनिक जिबूती में तैनात भी रहते हैं, यानी पूर्वी अफ्रीका में इन तमाम देशों के बीच आगे निकलने की होड़ चल रही है। जिबूती का जो भूगोल है वो बहुत ही अहम है सामरिक दृष्टिकोण से, और जिबूती बहुत ही छोटा देश है और वो बाकी देशों को इस प्रकार के मिलिट्री बेस वो ऑफर करते हैं। और चीन के साथ भी देखना है कि किस प्रकार का वो सौदा कर रहे हैं और ये कितने सालों के लिए ये डील है, क्या 10 साल के लिए है, 20 साल के लिए है, 99 साल के लिए है, क्योंकि वहां पे अमेरिका और बाकी यूरोपियन पावर्स भी अपना एक प्रकार से प्रयोग करते हैं। रूस ने भी किया है। देखिए, और जो जिनके अड्डे हैं उनका इन्फ्लुएंस वहां पर लोकल है, और ये वाला जो है ये पूरे हिंद महासागर में, क्योंकि भारत का इसमें काफी प्रभाव है, तो भारत के प्रभाव को दबाने के लिए वो यहां पर और जगह पर भी और जिबूती में भी अपने अड्डे बना रहे हैं। जिबूती की भौगोलिक स्थिति उसे सैन्य अड्डा बनाने के लिए काफी अहम बनाती है। जिबूती सुएज नहर का प्रवेश द्वार है। सुएज नहर दुनिया के सबसे व्यस्त शिपिंग मार्गों में से एक है। यहां से होकर लाल सागर का रास्ता खुलता है। बंदरगाह जिबूती की अर्थव्यवस्था का सबसे मजबूत हिस्सा है। ऐसे में बंदरगाहों को विकसित करने के बहाने कई देश जिबूती में मजबूत दखल देने की फिराक में रहते हैं। मामला सिर्फ पूर्वी अफ्रीका तक सीमित नहीं है, बल्कि जिबूती पश्चिमी एशिया के अशांत क्षेत्रों से भी लगा हुआ है। यमन उसके बिल्कुल बगल में मौजूद है, जबकि सऊदी अरब, सूडान और मिस्र तक पहुंचना वहां से बेहद आसान है। आज भी ज्यादातर मुल्क आसपास के देशों तक पहुंचने के लिए जिबूती के बंदरगाहों पर ही निर्भर हैं। कई देश अपनी नौसेना को जिबूती में अस्थायी तौर पर रखते हैं, लेकिन चीन का अगर स्थायी अड्डा बना तो उस इलाके में सामरिक बढ़त हासिल करना चीन के लिए आसान हो जाएगा। ये जो लोकेशन है जिबूती, ये रेड सी के बहुत करीब है और विश्व का ये एक बहुत ही खास मैरीटाइम चोक पॉइंट माना जाता है। तो इससे मैं कहूंगा कि चीन का जो पहचान है, चीन का जो फुटप्रिंट है, वो पूरे हिंद महासागर में और मजबूत होगा। और देखना है कि इस क्षमता के साथ या इस प्रकार की जो उन्हें ओपनिंग मिल रहा है कि वो इसको किस प्रकार से प्रयोग करेंगे। इसके अलावा बाकी पड़ोसी देशों के मुकाबले यहाँ के राजनीतिक हालात भी स्थिर हैं। ऐसे में साझा युद्धाभ्यास के लिए जिबूती मददगार साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बीते कई साल से अफ्रीका पर चीन की निगाहें हैं। 21वीं सदी में अफ्रीकी देशों में चीन ने लगातार निवेश बढ़ाया। इस मामले में चीन के सामने दुनिया का कोई भी देश इस वक्त नहीं टिकता। चीन आगे भी की देशों के साथ संबंधों को बढ़ाना चाहता है और व्यापारिक रिश्तों के अलावा उसकी नजर रणनीतिक माहौल पर भी है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। अदन की खाड़ी में बसे जिबूती पर यूं तो कई देशों की नजर है, लेकिन चीन सिर्फ जिबूती ही नहीं बल्कि इस बहाने पूर्वी अफ्रीका पर मजबूत पकड़ बनाने की कोशिश में जुटा है। बीते 1.5 दशक से चीन अफ्रीका का सबसे बड़ा निवेशक बना हुआ है। चीन और अफ्रीकी देशों के बीच इस वक्त व्यापार रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच चुका है। 2002 में चीन और अफ्रीका के बीच करीब 10 अरब डॉलर का व्यापार होता था। 2006 में पहली बार यह आंकड़ा 50 अरब डॉलर को पार कर गया, लेकिन 2 साल बाद ही ये दुगना होकर 100 अरब डॉलर के पार पहुंच गया। 2011 में पहली बार 150 अरब डॉलर और 2013 में 200 करोड़ डॉलर पार कर गया। आर्थिक नजरिए से चीन इस वक्त दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। ऐसे में अफ्रीका के संसाधनों का इस्तेमाल करके वो आर्थिक वृद्धि दर को और बढ़ाने की कोशिश में है। केवल आर्थिक साम्राज्य को नहीं, अपना पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक सामरिक तरीके से अपनी शक्ति वो चारों तरफ फैलाना चाहते हैं। और इसीलिए हमने देखा है जो भारत के इर्द गिर्द, चाहे वो बांग्लादेश के साथ हो, नेपाल के साथ हो और देशों के साथ हो, जो हम आजकल देख रहे हैं पिछले 3 हफ्ते से ऊपर जो सिक्किम सेक्टर में जो कॉन्फ्रंटेशन हो रहा है, ये सभी उसी की तरीके से है।
चीन इस वक्त पूरी दुनिया में व्यापार के नए ठिकाने विकसित करने में जुटा है। सिल्क रोड परियोजना इस सदी की सबसे बड़ी परियोजना है, जिसके जरिए चीन दुनिया के कई हिस्सों को आपस में जोड़ने की पहल कर चुका है। ऐसे में हिंद महासागर के रास्ते अफ्रीका तक के इलाके पर चीन अपनी पकड़ बनाने की कोशिश में जुटा है। अफ्रीका में सिल्क रोड परियोजना अरब सागर से गुजरती है, लेकिन रणनीतिक रूप से अहम अदन की खाड़ी में फिलहाल चीन इस परियोजना को शुरू नहीं कर रहा। ऐसे में अगर जिबूती में चीन का सैन्य अड्डा बन गया तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के इलाके में चीन को रणनीतिक बढ़त मिल जाएगी। जिस प्रकार से अभी चीन ने अपना पहला ओवरसीज मिलिट्री बेस बनाया है, वो भी हिंद महासागर के एक कोने में, जिसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका हम कहते हैं, उससे मैं कहूँगा कि चीन का अभी तक जो एक सामरिक उद्देश्य रहा है कि वो हिंद महासागर में अपने लिए एक सैनिक मिलिट्री बेस को प्राप्त करें, वो सफलता उन्हें मिला है। अफ्रीका पर चीन की नजर इसलिए है क्योंकि चीन इस वक्त उसे सबसे बड़े बाजार के तौर पर देख रहा है। अफ्रीका के कई देशों में वो बुनियादी संरचना विकसित करने की परियोजना में जुटा है। अमेरिका को छोड़ते हुए चीन इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा तेल आयातक देश बन गया है और मध्य पूर्व के बाद चीन को सबसे ज्यादा तेल की आपूर्ति अफ्रीकी देशों से होती है। वैश्विक राजनीति में तेल एक ऐसी चीज बन गई है जिसकी सुरक्षा के लिए दुनिया के कई मुल्कों ने सैन्य अड्डों का सहारा लिया। जिबूती के बहाने चीन अफ्रीका के मुल्कों पर नजर बनाए रखेगा। चीन का जो इस वक्त उद्देश्य है सैनिक क्षेत्र में कि वो अपने आप को जिस प्रकार से विश्व का सबसे नंबर 1 इकोनॉमिक पावर के दिशा में जाना चाहते हैं, उसके साथ साथ वो अपने सैनिक क्षमता को भी बढ़ाना चाहते हैं। शायद वो समझ गए हैं कि टेक्नोलॉजी को बहुत अहमियत दे के उसको अपने फौज में प्राप्त करना है, और ये जो निर्णय ले रहे हैं, चाहे वो जिबूती हो या संख्या को कम करना, मुझे लगता है कि ये सब उसी जो राजनीतिक दृढ़ता है उसके कुछ प्रतिबिंब हैं। जिबूती में सैन्य ठिकाने को चीन लॉजिस्टिक अड्डा बताता रहा है और चीन इसे आंकड़ों के जरिए साबित भी कर सकता है। अफ्रीका में तैनात संयुक्त राष्ट्र शांति सेना का 5वां हिस्सा चीनी सैनिकों का है, यानी 40,000 में से 8,000 सैनिक चीनी हैं। इसके अलावा चीन ने संयुक्त राष्ट्र शांति और विकास ट्रस्ट फंड को $1 अरब और अफ्रीकी संघ की सेना को $10 अरब की मदद दी। चीन अब दावा कर रहा है कि वो इसी मदद को आगे बढ़ाने के लिए जिबूती में लॉजिस्टिक बेस बना रहा है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय जगत की तरफ से सीधे तौर पर चीन की दावेदारी पर उंगली भी नहीं उठ रही। इस वक्त अफ्रीका में करीब 10 लाख चीनी नागरिक रह रहे हैं, जिनमें से ज्यादातर बुनियादी संरचना से जुड़ी परियोजना में जुटे हैं। ऐसे में अफ्रीका में चीन आक्रामक तरीके से व्यापारिक और सामरिक हितों को लागू करना चाहता है। मोहम्मद फातेह टीपू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जिबूती में चीन के सैन्य अड्डे पर पूरी दुनिया की नजरें हैं, लेकिन भारत खास तौर पर पूरे मामले पर नजरें टिकाए हुए है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका पूर्वी अफ्रीका का ऐसा इलाका है जो रणनीतिक लिहाज से काफी अहम है और भारत के लिहाज से सुरक्षा मामलों के लिए भी एक चुनौती है। पहली बार चीन ने विदेशों में सैनिक ठिकाने के लिए जिस इलाके को चुना है वो सामरिक नजरिए से बेहद अहम है। पूर्वी अफ्रीका के मुल्क जिबूती में अब ये ठिकाना जल्द ही चालू हो जाएगा। चीन भले ही मानवीय सहायता जैसे बहाने बना रहा हो, लेकिन दुनिया जानती है कि ये शुद्ध तौर पर सैन्य अड्डा ही है। चीन ने हिंद महासागर के रास्ते जिबूती में पोत भेजा है। ऐसे में भारत को सामरिक तौर पर ज्यादा सचेत रहने की दरकार बढ़ गई है। उसके कई सारे मायने हैं पूरे क्षेत्र के लिए और खास भारत के लिए कि समुद्री तट में अभी तक जो हम सोच रहे थे कि केवल भारत एक शक्तिशाली देश है हिंद महासागर में, उसके अलावा अमेरिका की भी एक वहाँ पे भूमिका है क्योंकि उनके काफ़ी ओवरसीज मिलिट्री बेसेस हैं, और फ्रांस जैसे देशों का एक आइलैंड है वहाँ पे रेयूनियन। तो अभी इस पहल के साथ चीन भी एक प्रकार से इंडियन ओशन पावर बनने का संकेत है। जिबूती में सैन्य अड्डा बनाने के बाद चीन अब भारत के पश्चिमी इलाके में भी मौजूद रहेगा। ऐसे में भारत समेत दक्षिण एशिया के मुल्कों के आसपास चीनी पोत की आवाजाही बढ़ जाएगी। भारत अब तक खुद को हिंद महासागर में सबसे मजबूत पकड़ वाला देश मानता आया है, चाहे समुद्री लुटेरों का मामला हो या फिर नेविगेशन का। भारतीय नौसेना इस मामले में अव्वल मानी जाती रही है।
लेकिन बीते 2 महीनों से हिंद महासागर में चीन के दर्जनों जहाज, पनडुब्बी और पोत देखे गए हैं। ऐसे में भारतीय नौसेना को ज्यादा चौकस रहने की जरूरत है। वो तो अब समझता है जो नंबर 2 इकोनॉमी है, और भारत के साथ भी जब उसके ऐसे बातचीत होती है, जो धमकी वो भारत को देता है, तो वो यही कहता है जो आपकी अर्थव्यवस्था है वो हमारे से 5 गुना कम है, तो इसीलिए आप उसी तरीके से बोलिए क्योंकि आप बहुत ही छोटे देश हैं। और अपने को तो ये समझता है जो भारत से बहुत ही ऊपर है, और केवल चीन ही है जो अमेरिका ही है जो इसकी बराबरी कर सकता है। और अभी उसको ये मालूम चल गया है जो केवल भारत ही एक ऐसा देश है एशिया में और पूरे विश्व में जो उसके विरुद्ध खड़ा हो सकता है। हिंद महासागर के रास्ते दुनिया के 80% तेल का व्यापार होता है। व्यापार के मामले में ये दुनिया का तीसरा सबसे व्यस्त इलाका है। इस वक्त हिंद महासागर में वो सारे मुल्क जोर लगा रहे हैं जो खुद को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी शक्ति के तौर पर पेश करना चाहते हैं। चीन इस वक्त हिंद महासागर के इर्द गिर्द बसे देशों में बंदरगाह, सड़क और रेलवे जैसी बुनियादी सुविधाओं के विकास का वादा कर उनसे बेहतर संबंध बनाने में जुटा है। चीन का भारतीय हिंद महासागर में पहले से काफी दखल अंदाजी कर रहे हैं, और जो भारत के इर्द गिर्द उन्होंने ऐसा प्रयास किया है जो वहां पर उनके अपने नौसेना के अड्डे बने, जैसे श्रीलंका में हम्बनटोटा और पाकिस्तान में ग्वादार और बांग्लादेश और म्यांमार में भी उनकी कोशिश थी जो वहां पर भी उनके अड्डे बने। तो उसी के तरीके से ये जिबूती में, अफ्रीका में पहला उनका वहां पर नौसेना के लिए अड्डा बना है। भारत को छोड़ दें तो पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश और म्यांमार में चीन इन दिनों आक्रामक तरीके से अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है। भारत की आपत्तियों के बावजूद पाक अधिकृत कश्मीर से होकर चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे पर काम जारी है। वन रोड वन बेल्ट परियोजना के तहत भी चीन व्यापारिक रास्तों पर अपना दबदबा कायम रखना चाहता है। लिहाजा जिबूती में चीन का सैन्य अड्डा बनने के बाद की गतिविधियों पर भारत को पैनी नजर रखने की दरकार है। मोहम्मद फातेह टीपू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। चीन अपने सैनिकों की संख्या में कटौती करने जा रहा है। चीन की मंशा अपनी सेना का पुनर्गठन करके सैनिकों की संख्या कम करके नौसेना और मिसाइलों की तादाद बढ़ाने की है। चीन अपनी सैन्य क्षमता में मौलिक बदलाव करने जा रहा है। सब कुछ योजना के मुताबिक हुआ तो चीन की सेना में कई बड़े ढांचागत बदलाव देखने को मिल सकते हैं। चीनी सेना के आधिकारिक समाचार पत्र पीएलए डेली के मुताबिक जनमुक्ति सेना यानी पीएलए सैनिकों की संख्या कम करेगी। इसके बदले नौसेना, मिसाइल बल और दूसरी सेवाओं का विस्तार किया जाएगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि ये सुधार चीन के सामरिक लक्ष्यों और सुरक्षा जरूरतों पर आधारित हैं। इससे पहले चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग पीएलए में 3 लाख सैनिकों तक की कटौती का ऐलान कर चुके हैं। 老一辈创业者向广大的基地官兵致以崇高的敬意和诚挚的问候。 चीन की सेना में सैनिकों की संख्या का कोई अधिकृत आंकड़ा नहीं है। एक अनुमान के मुताबिक दुनिया की इस सबसे विशाल सेना में 23 लाख सैनिक हैं। चीन की योजना इसे 10 लाख सैनिकों तक सीमित करने की है। सुधार के बाद पीएलए के स्वरूप में काफी बदलाव देखने को मिलेंगे। इसके जरिए हर महीने होने वाले प्रशासनिक और ढांचागत खर्चों में भारी कटौती हो जाएगी। बचे हुए पैसे लंबी दूरी की मिसाइल, मानव रहित विमान, तकनीक और स्वचालित हथियारों पर खर्च होंगे। इससे कम खर्च में ज्यादा तेज और असरदार सैन्य बल तैयार करने में मदद मिलेगी। जहां उनका एक वक्त करीब 30 लाख की संख्या थी, 3 मिलियन, धीरे धीरे उन्होंने उसको करीब 25 लाख के आसपास किया था, और अभी वो कह रहे हैं कि इसको 1 मिलियन या 10 लाख के नंबर पे, संख्या पे रखेंगे। तो इसका मतलब यह है कि जो मैन पावर है वो कम होगा काफी भारी तरीके से, और टेक्नोलॉजी को वो ज्यादा शामिल करेंगे ताकि मैन पावर को कम कर सकें। इसलिए मैं कहूंगा भारत के लिए भी कई प्रकार के शायद सबक भी हैं। दरअसल अभी तक पीएलए का सारा ध्यान परंपरागत जमीनी लड़ाई और आंतरिक रक्षा पर केंद्रित था।
हाल के बरसों में दुनिया भर में युद्ध करने के तौर तरीकों में भारी बदलाव आए हैं। अमेरिका समेत तमाम देशों का जोर सैन्य बलों में मानवीय इस्तेमाल कम करके तकनीक और अत्याधुनिक हथियारों के जरिए मारक क्षमता बढ़ाने पर है। आमने सामने की सैन्य लड़ाई की जगह अब रिमोट ड्रोन, मानव रहित विमान, मिसाइल, लंबी दूरी तक उड़ान भरने वाले बमवर्षक विमान, विमान वाहक पोत, पनडुब्बी और विमानों से चलाई जा सकने वाली लेजर गाइडेड मिसाइल और साइबर तकनीक ले रही है। हाँ, वो मेरे विचार से देखते क्या कि ज्यादा उनकी जो सेना है वो उनके अंदरूनी जो प्रॉब्लम्स है और मुश्किलात हैं उनके साथ डील करने में रखा हुआ है। अब जो इसको वो कमी, क्योंकि देखिए इसमें पूरी इतनी ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है, पारदर्शिता नहीं है उनके, जो कितना वो इस्तेमाल करते हैं, कितना पैसा लगता है, कितने उनके लोग हैं, कितने उनके सैनिक हैं, इसके ऊपर इतनी पारदर्शिता नहीं है। क्योंकि वो अगर इसको हटा देंगे जो हम इसमें कम कर रहे हैं, परंतु और किसी क्षेत्र में वो वाले जो लोग होंगे वो भी इसी उनके सेना के काम में उनकी बढ़ोतरी करेंगे। चीन का जोर सैनिकों की जगह मिसाइल, विमान, विमान वाहक पोत और पनडुब्बियां बढ़ाने पर है। सैनिकों की संख्या में कमी के प्रस्ताव के बावजूद नौसेना, पीएलए स्ट्रैटेजिक सपोर्ट फोर्स और पीएलए रॉकेट फोर्स में सैनिकों की तादाद बढ़ाने की योजना है। इसके अलावा पीएलए एयरफोर्स के सक्रिय सैन्य कर्मियों की संख्या में कोई कटौती नहीं की जाएगी। जाहिर है चीन अपनी सैन्य क्षमताओं को बदले वक्त के हिसाब से ढालना चाहता है। चीन की रणनीति कम समय, ऊर्जा और संसाधन खर्च कर अपने विरोधियों का अधिकतम नुकसान करने की है। इसके लिए चीन ने हाल के बरसों में सैन्य उपकरण, हथियार, रक्षा तकनीक और विध्वंसक क्षमताओं के विकास में निवेश बढ़ाया है। मोहम्मद फतेह टीपू के साथ जैगम मुर्तजा, राज्यसभा टीवी। अपने आर्थिक और सामरिक हितों के अलावा महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए चीन किसी भी हद तक जाने को तैयार नजर आ रहा है। दक्षिण चीन सागर विवाद इसकी बेहतरीन मिसाल है। यहां चीन अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी की अनदेखी करके लंबे अरसे से मनमानी कर रहा है। चीन के दक्षिण में प्रशांत महासागर से लगा यह इलाका दक्षिण चीन सागर के नाम से मशहूर है। सिंगापुर से लेकर ताइवान की खाड़ी के बीच फैला करीब 35 लाख वर्ग किलोमीटर का यह समुद्र दुनिया के सबसे बड़े जल क्षेत्रों में से एक है। इस जल क्षेत्र में बहुत से छोटे छोटे द्वीप हैं। इन द्वीपों पर चीन के अलावा ब्रुनेई, मलेशिया, फिलीपींस, ताइवान और वियतनाम भी अपना दावा करते आए हैं। लेकिन चीन ने बाकी सभी देशों के दावों को नकारते हुए इस इलाके पर जबरन कब्जा कर रखा है। अभी जो हमने साउथ चाइना सी में देखा है, वहां पे चीन ने अपनी जो भी उनकी जो हित है या जो भी उनका उद्देश्य है, उन्होंने उसको आगे बढ़ा लिया है और किसी प्रकार की सहमति की उन्होंने बात नहीं की है। वियतनाम 7वीं सदी से इसे अपना इलाका बताता है। चीन ने 1947 में पहली बार इस इलाके पर अपनी दावेदारी जताई। 1970 में मलेशिया और फिलीपींस ने स्पार्टी द्वीपों को अपना हिस्सा बताया। 1996 में वियतनाम और ब्रुनेई भी इस विवाद में शामिल हो गए। 2011 में ब्रुनेई, मलेशिया, फिलीपींस और वियतनाम इस विवाद के हल के लिए गाइडलाइन बनाने को राजी हुए, लेकिन बाद में चीन इससे पीछे हट गया। चीन के दावे के खिलाफ फिलीपींस समेत कई देशों ने 2013 में अंतर्राष्ट्रीय पंचायत में मामला दर्ज कराया। जुलाई 2016 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण ने फिलीपींस के पक्ष में फैसला सुनाया, लेकिन चीन ने इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया। देखिए, चीन के आसपास 17 देशों के साथ उनके बॉर्डर के डिस्प्यूट्स हैं और उनकी बेसिस क्या है कि 12वीं शताब्दी में कोई डायनेस्टी थी चाइना में, वो उसके कंट्रोल में था। 14वीं शताब्दी में ये इसके कंट्रोल में था। साउथ चाइना सी में वो कहते हैं सदियों से कुछ, ये जो चीन का जो ये बर्ताव है, इसके साथ तो दृढ़ता से हमें डील करना पड़ेगा और धैर्य रखना पड़ेगा। दक्षिण चीन सागर कई छोटे छोटे द्वीपों से बना है, जहां शायद ही कोई रहता हो, लेकिन इस क्षेत्र का काफी रणनीतिक महत्व है। ये हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। दुनिया के करीब आधे मालवाहक जहाज यहां से गुजरते हैं। इस रास्ते से हर साल अरबों डॉलर का व्यापार होता है। ये इलाका खनिज संपदा से संपन्न है। इसी वजह से चीन इस इलाके में
अपना दबदबा छोड़ना नहीं चाहता। चीन का जो इस वक्त उद्देश्य है सैनिक क्षेत्र में कि वो अपने आप को जिस प्रकार से विश्व का सबसे नंबर 1 इकोनॉमिक पावर के दिशा में जाना चाहते हैं, उसके साथ साथ वो अपने सैनिक क्षमता को भी बढ़ाना चाहते हैं। शायद वो समझ गए हैं कि टेक्नोलॉजी को बहुत अहमियत देके उसको अपने फौज में प्राप्त करना है। चीन को छोड़कर बाकी देश इस विवाद को अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता से सुलझाना चाहते हैं। भारत, अमेरिका और जापान समेत दुनिया के सभी बड़े देश चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों से इस विवाद का हल निकले, लेकिन चीन अपनी चौधराहट में कोई कमी नहीं चाहता। दुनिया के तमाम देश कह चुके हैं कि चीन अंतर्राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल के फैसले का सम्मान करे, लेकिन चीन ने तमाम दबावों को दरकिनार कर इस इलाके में निर्माण कार्य जारी रखा है। इसे लेकर अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया के अलावा कई पड़ोसी देशों से चीन के रिश्ते खराब चल रहे हैं। मोहम्मद फातेह टीपू के साथ जगह मुर्तजा, राज्यसभा टीवी। और इसी के साथ आज के विशेष में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।